नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। इसकी प्रथम इकाई का नाम है स्थिर वैद्युत की। इस इकाई के अंदर हम 4 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे। प्रथम चैप्टर होगा विद्युत क्षेत्र, दूसरा चैप्टर होगा गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर होगा विद्युत विभव और चौथा चैप्टर होगा विद्युत धारिता। सर्वप्रथम हम स्थिर वैद्युतिकी को परिभाषित करेंगे। स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी की जो परिभाषा है वो इस प्रकार दी जाएगी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश एवं आवेशों के निकाय का अध्ययन किया जाता हो, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी का कहाँ कहाँ उपयोग है ये देखेंगे। जो कंप्यूटर प्रिंटर होता है उसमें स्थिर वैद्युतिकी के सिद्धांत काम में आते हैं। इसी प्रकार फोटोकॉपी मशीन के अंदर, भूखंडलेखी के अंदर स्थिर वैद्युतिकी का उपयोग किया जाता है। हम देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी के अंदर स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो इन चारों चैप्टरों में आवेश को स्थिर मानकर उसका अध्ययन किया जाएगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रथम चैप्टर की। प्रथम चैप्टर के अंदर हम पहला टॉपिक लेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ये आवेश होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे आवेश, ये जो वर्ड है वो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर भी आया है। तो इस आवेश का क्या मतलब होता है, क्या होता है आवेश? इतिहास के अनुसार 600 ईसा पूर्व यूनान में एक दार्शनिक हुए थे जिनका नाम है थेलस। इन्होंने क्या देखा कि जब अंबर को ऊन के कपड़े के साथ में रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है तो इस अंबर के अंदर कुछ विशिष्ट गुण उत्पन्न हो जाते हैं। वो विशिष्ट गुण क्या है? जैसे अंबर को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास में, घास के तिनके के पास में या मिट्टी के कण के पास में लेके जाते हैं तो ये उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। उस समय ये जो थेलस है ये बता नहीं पाया कि ये विशिष्ट गुण क्यों उत्पन्न हुआ, लेकिन बाद में पता चला। बाद में और भी ऐसे कुछ पेयर हैं जिनके साथ में ये होता है। जैसे अपन देखें कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से घर्षण कराया जाता है तो कांच की छड़ में भी ऐसे ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इन अंबर और कांच की छड़ के अंदर, दोनों के अंदर क्या उत्पन्न हो गया? विशिष्ट गुण उत्पन्न हो गया। और ये विशिष्ट गुण ही आवेश कहलाता है। बाद में बताया गया कि ये जो विशिष्ट गुण है वो आवेश है और ये आवेश जिस वस्तु पे होता है उस वस्तु को आवेशित वस्तु कहते हैं। और ये गुण कब उत्पन्न हुआ? जब आपने दो वस्तुओं के बीच में घर्षण कराया तो ये घर्षण के कारण जो ये गुण उत्पन्न हुआ है इसको आपने आवेश नाम दिया। तो अपन बोलेंगे कि घर्षण के कारण उत्पन्न होना, आवेश का उत्पन्न होना घर्षण विद्युत प्रभाव कहलाता है। आगे हम देखेंगे जो ग्रीक भाषा के अंदर अंबर को इलेक्ट्रम कहा जाता है और इसी वजह से इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रॉन आदि का नामकरण वहीं से हुआ है। अब हम बात करेंगे ये जो आवेश होता है, आवेश अगर स्थिर अवस्था में, सपोज स्थिर आवेश है, ये गुण है आवेश का, स्थिर आवेश है, वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना के रखता है। सपोज जैसे ये कोई आवेश है, इसको मैं क्यू से बोल रहा हूं, तो ये आवेश अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र रखता है जिसमें दूसरे आवेश को लाओगे तो उसमें उस पर बल महसूस होगा। तो हम बोलेंगे इस आवेश के चारों ओर ये जो क्षेत्र है उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं।
जो हमारे चैप्टर की हेडिंग भी है, विद्युत क्षेत्र। तो हम देखेंगे कि स्थिर आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश गतिशील है, गतिशील आवेश है, वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इस गुण से ही हम विद्युत आवेश की परिभाषा देंगे। तो विद्युत आवेश को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, वो गुण आवेश कहलाता है। हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बाकी पदार्थ के और गुण उत्पन्न नहीं कर सकते, केवल आवेश ही एक ऐसा है जो स्थिर अवस्था में रहता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और वह गतिशील अवस्था में रहता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी वो उत्पन्न करता है। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हम, विद्युत आवेश की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार देंगे कि पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे। इसकी परिभाषा मैं लिख देता हूं। तो आवेश को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, विद्युत आवेश कहलाता है। अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार की। देखो, आवेश का जो प्रकार है वो बेंजामिन एक फ्रैंकलिन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था, इन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा। पहला जो है वो धन आवेश, धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश। इन्होंने कांच की छड़ और रेशम के बीच में घर्षण कराने के बाद में देखा कि कांच की छड़ पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसको नाम दिया धन आवेश, और रेशम के कपड़े पे जो आवेश उत्पन्न होता है उसको नाम दिया ऋण आवेश। अब हम बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक, आवेश के मात्रक को समझाने से पूर्व हम विद्युत धारा की परिभाषा देखते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय। आवेश को कैपिटल क्यू से अपन लिखते हैं और समय को स्मॉल टी से। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, आवेश क्यू बराबर विद्युत धारा गुणा समय। सांकेतिक भाषा में Q बराबर हो गया I इंटू टी। देखेंगे तो आवेश का जो मात्रक होगा वो ऐसे पद्धति में धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है और समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। तो आवेश का ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक होगा वो एम्पियर सेकंड होगा और इसे ही कूलाम कहा जाता है। आवेश का जो एसआई में मात्रक है वो कूलाम होगा और इसको संकेत के अंदर C से रिप्रेजेंट करते हैं।
आवेश के अन्य मात्रक पद्धतियों में भी मात्रक देखते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है या आवेश का जो मात्रक है वो स्टेट कूलाम होता है। जिसको फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। देखेंगे कूलाम और स्टेट कूलाम के बीच में क्या रिलेशन होता है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, जिसको मैं ESU से लिखूंगा। यहाँ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट है। ये इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। जो आवेश का मात्रक कूलाम है वो बहुत ही बड़ा होता है, व्यवहारिक नहीं होता। तो व्यवहारिक रूप में आवेश का जो मात्रक है वो हम नैनो कूलाम, पिको कूलाम या मिली कूलाम के रूप में यूज में लेते हैं। तो इनके बीच में भी रिलेशन देखेंगे क्या होता है। देखेंगे एक मिली कूलाम है वो 10⁻³ कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁻6 कूलाम होता है। एक नैनो कूलाम 10⁻⁻9 कूलाम होता है। एक पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम होता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में हमें ये डिजिट आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पिको, नैनो, माइक्रो, ये ही इन्हीं के अंदर आपको आवेश के आंकड़े दिए हुए मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। फैराडे होता है और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम आवेश होता है। देखेंगे तो दो इनके अंदर ये आंकड़े याद रखने हैं। एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10⁻⁹। दूसरा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, फैराडे। और एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम आवेश